हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज राजस्थान जीके के जो भी सारे टॉपिक हैं 10-11 उस सारे टॉपिक में से क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आरबीसी की बुक से छांट छांट कर क्वेश्चन बने हैं। जो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस क्लास के देखने के बाद में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है, कुल क्षेत्रफल का राजस्थान है 10.41%। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 10.41, ये तो याद कर ही लो। आगे आता 3 नंबर, राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में। किस दिशा में है? उत्तर पश्चिमी भाग में। आगे आता 4 नंबर, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है आपके 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट। क्या है अक्षांशीय विस्तार? 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 12 मिनट। आगे आता है 5 नंबर, राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। आगे आता है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 34 22 39 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद कर लो, 34 22 39, दो दो टुकड़े में आप याद करोगे तो आसानी होगी। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आगे आता है 7वां नंबर, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। हर बार उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछी जाती है, क्वेश्चन तो फिक्स है यहाँ से। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869 किलोमीटर। आगे आता है 9 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में जिलों की संख्या है 33। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला? जैसलमेर। उसके बाद बाड़मेर, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर। आगे आता है 11 नंबर, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है आपके धौलपुर। आगे आता है 12 नंबर, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय होता है आपके धौलपुर में। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आरबीसी की बुक से बनाए गए हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम ध्यान नहीं देते, इन छोटी छोटी क्लास वाली बुकों में से ही क्वेश्चन आते हैं और हम फालतू के क्वेश्चन बड़ी बड़ी गाइडों से पढ़ते हैं, वहाँ से बहुत ही कम आते हैं। आगे पढ़ते हैं हम। राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय धौलपुर में और जयपुर संभाग के जिले हैं जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। आगे आते हैं जोधपुर संभाग के जिले, जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। क्या है? जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर संभाग के जिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग के जिले 4 जिले हैं बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। आगे आता है 16 नंबर क्वेश्चन, अजमेर संभाग के जिले हैं अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर। कोटा संभाग के जिले हैं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। आगे आता है आपके उदयपुर संभाग के जिले, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर। क्या है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। आगे आता है 19 नंबर, भरतपुर संभाग के जिले, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। आगे आता है राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से लगती है? राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती हैं, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। 5 राज्यों से लगती है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। आगे आता है आपकी 21 नंबर, राज्य की कुल स्थलीय सीमा कितनी? राज्य की कुल स्थलीय सीमा है 5,920 किलोमीटर। आगे आता है राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा किस राज्य की लगती है? राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है आपके मध्य प्रदेश की। और सबसे कम पूछे, ये आगे नीचे क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे छोटी सीमा किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ। आगे 24 नंबर, राजस्थान की सीमा किस देश के साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है 1,070 किलोमीटर। आगे है 25 नंबर, भारत और पाकिस्तान की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। आगे है 26 नंबर, आगे आगे आपके सेकेंड टॉपिक,
सेकेंड टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उस बुक आरबीसी की उसी में से बनाई गई ये क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था। प्राचीन समय में राजस्थान विभक्त था आपके जनपद और अंचल में। आगे आता है, राजस्थान के किस भाग को मरु प्रदेश कहा जाता है। मरु प्रदेश बीकानेर, नागौर, चूरू और जैसलमेर, गंगानगर। मरु प्रदेश है बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर और जैसलमेर को कहते हैं। आगे है 3 नंबर, मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ मिलती है। मरु प्रदेश की जानकारी हमें कहाँ मिलती है, ये मिलती है आपको ऋग्वेद, रामायण और चरक संहिता। ऋग्वेद, रामायण और चरक संहिता और महाभारत से। आगे आता है आपके 4 नंबर, आर्यों का पारंपरिक जनतंत्र कौन सा था। आर्यों का पारंपरिक जनतंत्र था आपके मरु प्रदेश। क्या था, मरु प्रदेश। आगे 5 नंबर, जंगल प्रदेश में कौन सा क्षेत्र आता है। जंगल में आता है आपके वर्तमान बीकानेर, नागौर और जोधपुर। जोधपुर का कुछ भाग। आगे है 6 नंबर। 6 नंबर है, जंगल प्रदेश की राजधानी अहिछत्रपुर थी। क्या थी, अहिछत्रपुर। आगे अहिछत्रपुर का वर्तमान में कहाँ जाता है। अहिछत्रपुर को वर्तमान में कहा जाता है नागौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नागौर। आगे यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय किस क्षेत्र से गुजरते थे। ये गुजरते थे जंगल प्रदेश से। आगे आता है आपके 9 नंबर, कौन से जनपद का उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। ये मिलता है आपके मत्स्य जनपद का। आगे आता 10 नंबर, महाभारत काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। क्या थी, विराटनगर। आगे 11 नंबर, मत्स्य जनपद वर्तमान किस क्षेत्र में आता है। अलवर में और जयपुर के मध्य भाग। 12 नंबर है आपके, मत्स्य जनपद का वर्णन किस यात्री ने किया था। चीनी यात्री युवांग चांग ने किया था। आगे आता है 13 नंबर, राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर और करौली का भूभाग किस नाम से जाना जाता है। सूरसेन जनपद के नाम से। किस नाम से, सूरसेन जनपद के नाम से। आगे है क्वेश्चन, सूरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी आपके मथुरा। किस यूनानी लेखक ने सूरसेन का उल्लेख किया था। तो यूनानी लेखक सिकंदर ने किया था। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रशस्ति में सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है। सूरसेन नामक राजवंश की जानकारी मिलती है आपके बयाना प्रशस्ति। क्या, बयाना प्रशस्ति से। आगे 17 नंबर, सिकंदर के आक्रमण के समय पंजाब में से कौन सी जातियां राजस्थान में आकर रहने लगी थी। कौन से भाग में बसी। तो वो ये हो जाएगा मालवी, सीवी और अर्जुनायन। कौन सी जाति राजस्थान में आकर रही, तो ये मालवी, सीवी और अर्जुनायन। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान के कौन से भाग या कौन से क्षेत्र पर सीवी जाति ने आधिपत्य स्थापित किया था। यह हो जाएगा पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में। आगे इस क्षेत्र का किस नाम से जाना जाता है। सीवी जनपद के नाम से। सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी। सीवी जनपद की राजधानी थी माध्यमिका। क्या थी, माध्यमिका। सारे क्वेश्चन मैं आपको राजस्थान जीके के हैं वो टॉपिक वाइज मैं आपको करवा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। मेदपाट एवं प्रागवाट। मेदपाट और प्रागवाट। आगे आता है 22 नंबर, राजस्थान के भरतपुर, अलवर क्षेत्र में किस जाति के आधिपत्य स्थापित किया गया। अर्जुनायन। आगे माध्यमिका के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। ये हुए आपके चित्तौड़गढ़ के पास नगरी गांव से। आपको लगभग 1000+ क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे इस क्लास में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। मालवों की शक्ति का केंद्र कौन सा था। नगरी टोंक था। आगे मालवों की विजय का युग अभिलेख कहाँ है। नालंदा, नाथसा, भीलवाड़ा। नाथसा, भीलवाड़ा। आगे आता है 26 नंबर, किसके आक्रमण से जनपद व्यवस्था समाप्त हो गई थी। 5वीं सदी में हूण आक्रमण किया था, वहां से जनपद पद व्यवस्था समाप्त हो गई थी। आगे 27 नंबर, जनपदों के पतन का वर्णन कहाँ मिलता है। ये मिलता है आपको व्रत संहिता नामक ग्रंथ से। आगे 28 नंबर, जनपद की समाप्ति के बाद ये क्षेत्र अलग अलग नाम से जाने गए। मेवाड़, वागड़ और मारवाड़, डूंडाड़ और मेवात। प्राचीन सीवी जनपद का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था। मेवाड़।
आगे मेवाड़ की कुल कितनी राजधानी रही है? मेवाड़ की 7 राजधानी रही है। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, क्या? नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुमलगढ़, चावंड, उदयपुर। आगे है 31 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान के कितने क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते हैं? दो क्षेत्र। कौन कौन से हैं? प्रतापगढ़ और डूंगरपुर। आगे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये आगे सॉरी डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को, और प्रतापगढ़ तो कांठल आ जाएगा, कांठल क्षेत्र कहते हैं प्रतापगढ़ को। यह हो जाएगा वागड़ प्रदेश। आगे पिलानी के पास नरहड़ क्षेत्र को कहा जाता है? यह कहा जाता है वागड़। आगे आता है मरु प्रदेश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? वर्तमान में मारवाड़ कहते हैं। आगे मंडोर पर 7वीं शताब्दी में किसका शासन हुआ? गुर्जर प्रतिहार का। आगे 36 नंबर क्वेश्चन। कोटा बूंदी का क्षेत्र वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? कोटा बूंदी का क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र नाम से जाना जाता है। कोटा बूंदी पर प्राचीन काल में किस जनजाति का शासन था? मीणा जनजाति का। किसका था? मीणा जनजाति का। आगे बूंदी का नामकरण किसके नाम पर हुआ था? बूंदा मीणा के नाम पर। किसके नाम पर? बूंदा मीणा के नाम पर। जयपुर के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? यह जाना जाता है ढूंढाट नाम से। कच्चा वंश से पहले यहाँ किसका शासन था? किसका शासन था? मीणा और बड़गुजरों का। जयपुर के अंदर किसका शासन था? मीणा और बड़गुजरों का। आगे आता है आपके क्वेश्चन। अलवर भरतपुर का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? अलवर भरतपुर मेवात नाम से जाना जाता है। आगे मेवात क्षेत्र में किस जनजाति का आधिपत्य था? मेव जाति का। आगे आता है आपके क्वेश्चन। मेव जाति का प्रसिद्ध नायक कौन था? हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती किस युद्ध में राणा सांगा की ओर लड़ा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा सांगा की ओर लड़ने वाला हसन खां मेवाती खानवा के युद्ध में। आगे आता है प्रतापगढ़ को किस नाम से जाना जाता है? काटल। झालावाड़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये हो जाएगा मालवा। झालावाड़ क्षेत्र को मालवा। शेखावटी क्षेत्र में किस क्षेत्र को जाना जाता था? शेखावटी के अंदर 3 जिले आते हैं प्रमुख, चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू और सीकर। आगे हैं आपके 48 नंबर क्वेश्चन। ब्यावर और अजमेर क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्यावर और अजमेर मेरवाड़ा। क्या हो जाएगा? मेरवाड़ा। आगे अध्याय नंबर 3 आ गए आपके इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो इसमें हम पढ़ेंगे। इतिहास जानने के स्रोत को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? ये 2 भागों में, पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत। 2 नंबर क्वेश्चन है। प्राचीन काल के अवशेष जिनसे हमें स्थान एवं घटनाओं का संदर्भ में समझने में सहायता मिलती क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं पुरातात्विक स्रोत। प्रत्यारों की जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यारों से रिलेटेड जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती? ये हो जाएगा गटियाला अभिलेख। चौहान वंश की इतिहास के बारे में जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। चौहानों की बिजोलिया और प्रत्यारों की गटियाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रावल संबत सिंह के युग की जानकारी हमें मिलती है चिरवा का शिलालेख। जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय महाकाव्य से किस वंश की जानकारी मिलती है? चौहान की। आगे आता हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमीर महाकाव्य कई बार एग्जाम में पूछे जाते, 4 वो सम्मिलित करने वाले क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, उसमें पूछ लिए जाते हैं। हमीर महाकाव्य ये हो जाएगी आपके नयन चंद्र सूरी। आगे हमीर महाकाव्य में हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर विजय के बारे में जानकारी मिलती है। आगे आता है पश्चिमी भारत यात्रा किसकी रचना है? कर्नल जेम्स टोड की। वंश भास्कर रचना आपके सूर्यमल मिशन की। वीर विनोद श्यामल दास। यह सभी क्वेश्चन यहाँ से लगाकर 7 नंबर से 11 नंबर तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीर विनोद श्यामल दास की। आगे आता है 12 नंबर मारवाड़ राज्य का इतिहास की रचना की थी विश्वेश्वर नाथ। आगे 4 नंबर आपके अध्याय हैं। 6 क्लास की बुक हैं आरबीसी की, वहीं से मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं। इंपॉर्टेंट है, हर बार वहां से पूछ लिए जाते हैं, जो आपके सीएटी और एलडीसी और रीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी ये क्लास। इसमें है आपके पहला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रस्तर युग के अवशेष किन नदियों के किनारे प्राप्त हुए? ये हुए आपके प्रस्तर यानी पुराने मतलब पत्थर के अवशेष किस नदियों पर प्राप्त हुए? ये हुए बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल
चंबल नदी के किनारे, बनास, गंभीरी, बेड़च और चंबल नदी के किनारे। आगे आता है आपके धातुओं में मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का प्रयोग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ये हुए थे कालीबंगा, गणेश्वर और आठ से। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी या किस किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा दर्शवती नदी या सरस्वती नदी के किनारे। आगे कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। 6 नंबर क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़। किस जिले से संबंधित है? हनुमानगढ़। आगे है अमलानंद घोष की सभ्यता की पहचान के बाद कालीबंगा से उत्खनन करने वाले थे, ये थे दो वैज्ञानिक थे, बीबीलाल और बीके थापर। कौन थे? बीबीलाल और बीके थापर। आगे आता है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान किस नदी के किनारे है? वर्तमान में आपके घग्गर नदी के किनारे। आगे कालीबंगा में नालियां किससे बनी हुई थी? लकड़ी और ईंट की बनी हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है। कालीबंगा में नालियां किससे बनी हुई थी? ये हो जाएगा लकड़ी और ईंट से। आगे आता है 10वां नंबर, कालीबंगा में मकान बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था ईंटों का। कालीबंगा में अग्नि वेदिकाएं कहाँ से बनी, कहाँ पर बनी होती थी? ये होती थी चबूतरों पर। कई बार एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अग्नि वेदिकाएं कहाँ से मिली हमें? तो कालीबंगा से मिली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर है आपके, कालीबंगा नगर नियोजन व्यवस्था किस सभ्यता के समान थी? ये थी आपके सिंधु सभ्यता के समान। कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? कालीबंगा से प्राप्त नगरों में कृषि कहाँ की जाती थी? यह हो जाएगी नगर की चार दीवारी के बाहर। आगे आता है गाय के मुख वाले प्याले किस सभ्यता से प्राप्त हुए? ये हुए आपके कालीबंगा। आगे आता है आपके तांबे के बेल की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? इंपॉर्टेंट है, यह कालीबंगा से प्राप्त हुई। कांस्य का दर्पण किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? यह भी कालीबंगा से प्राप्त हुआ। किस सभ्यता से हमें हाथी दांत से बना कंगा प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाथी दांत का कंगा कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा सभ्यता का विनाश किस कारण माना जाता है? विनाश हुआ था आपके नदियों के सूखने और मरुस्थल के बढ़ने से। आगे 19 नंबर, उदयपुर के धूलकोट का संबंध किस सभ्यता से? आठ सभ्यता से। किस स्थान को पहले तांबावती के नाम से जाना जाता था? धूलकोट को। आगे है क्वेश्चन, धूलकोट की दीवारें किससे बनी होती थी? यह दीवार बनी होती थी पत्थर और मिट्टी से। किस सभ्यता के मकान में हमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं? यह हो जाएगा आठ सभ्यता से 6 चूल्हे प्राप्त हुए। आगे आता है 24 नंबर, कौन सी सभ्यता जहां उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था? उच्च कोटि के चावल का उत्पादन किया जाता था, यह होता है आपके आठ सभ्यता। एक परिवार में 6 चूल्हे मिलना किसका प्रतीक है? यह होता है सामूहिक परिवार का। आठ सभ्यता से प्राप्त हुए चूल्हे किस प्रकार के थे? भट्टी के आकार के। कौन सा स्थल के निवासी बर्तन बनाने की कला में दक्ष थे? आठ सभ्यता के निवासी। आगे आता है आठ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तन किस रंग से रंगे हुए थे? लाल भूरे रंग के। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से 26 किस्म के मणि और 6 ताम्र मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई थी? ये आठ सभ्यता। आगे आता है 29 नंबर क्वेश्चन, धूलकोट के विध्वंस के बाद यहाँ के लोगों ने कौन से नए नगर बसाए? धूलकोट के विध्वंस का मतलब नष्ट होने के बाद यहाँ लोगों ने कौन से नगर बसाए थे? गिलोंड और भगवानपुरा। आगे उदयपुर की वल्लभ तहसील का बालाथल किस सभ्यता से संबंधित है? बालाथल है आपके ताम्र पाषाण कालीन आठ सभ्यता। आगे आता है किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों में एक बड़े भवन और दुर्ग जैसे चिन्ह प्राप्त हुए? ये हुए थे आपके बालाथल से। आगे आता है 32 नंबर, बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले? बालाथल से ताम्र सभ्यता के अलावा किस सभ्यता के अवशेष मिले? ये मिले आपको लोह कालीन सभ्यता से। लोहा गलाने की भट्टियां कहाँ से प्राप्त हुई? ये हुई हमें बालाथल। इंपॉर्टेंट है, लोहा गलाने की भट्टियां हमें बालाथल से प्राप्त हुई। आगे आता है आपका क्वेश्चन, विराट जयपुर के अलावा किस स्थान से बुने हुए वस्त्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये हुए आपके बालाथल से। आगे है क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए सीकर जिला के नीमका थाना तहसील के गणेश्वर नामक स्थान से। आगे है गणेश्वर सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? ताम्र संचित संस्कृति। आगे गणेश्वर से कौन सा तांबे का उपकरण पश्चिमी और मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था? यह हो जाएगा दोहरी परतदार सिरा वाली तांबे की पिन, जो मध्य एशिया और उपकरण पश्चिम में निर्यात किया जाता था।
आगे आता है गणेश सभ्यता से कितने प्रकार के मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। ये हुए थे आपको दो प्रकार के। लोहकालीन पुरातात्विक स्थल राजस्थान में कौन कौन से। लोहकालीन है आपके बेराट, सांबर, बागोर और रेड। बेराट, सांबर, बागोर और रेड लोहकालीन है। बेराट राजस्थान के किस जिले में। बेराट आपके जयपुर के अंदर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिज्ज की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध किस स्थान से है। यह बेराट सभ्यता से। महाभारत काल में बेराट को किस नाम से जाना जाता था। विराट नगर। पांडवों ने एक वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताया था। विराटनगर के अंदर। राजस्थान में मौर्य काल का प्रमुख केंद्र बेराट के अंदर था। किस स्थान से अशोक के बाब्रू बालू नहीं बाब्रू शिलालेख एवं बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए। बेराट से। यहाँ भालू की जगह बाबरू कर लेना। यहाँ गलती से प्रिंट ये बाबरू कर लेना। बाबरू अभिलेख बेराट से प्राप्त हुआ। आगे 46 नंबर। राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से एक कमरे में 36 चांदी की मुद्राएं प्राप्त हुई। बेराट से। चांदी। आगे आता है 36 चांदी की मुद्राओं में से कितनी भारतीय यूनानी शासकों की थी। 28 मुद्राएं। 36 चांदी के मुद्राओं में से कितनी मुद्राएं पंचमारक थी। पंचमारक 8 मुद्राओं पर था। कहाँ की खुदाई से वास्तविक एवं त्रिरत्न चक्र के चिन्ह आयुक्त अलंकृत घड़े दीपक और नाश्ता हुआ। नाश्ता नहीं है, यह नाश्ता हुआ है। आपके 5 नंबर अध्याय। 5 नंबर अध्याय के अंदर हम पढ़ते हैं आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। 5वां और 6 अध्याय हम साथ में पढ़ते हैं राजस्थान का भौतिक स्वरूप। पहला क्वेश्चन है भू संरचना के आधार पर राजस्थान का विभाजित किया जा सकता है। 4 भागों में। 4 भागों में बांटा गया है राजस्थान को। थार, मरुस्थल, अरावली और पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। आगे आता है 2 नंबर। थार का मरुस्थल राजस्थान के कुल क्षेत्र पर कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। 12 जिलों में 61% भाग पर फैला हुआ है। आगे आता है राजस्थान के 61% भाग पर जो थार मरुस्थल है उसमें कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। ये हो जाएगा 40%। आगे विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है। ये हो जाएगा राजस्थान का थार मरुस्थल। थार के मरुस्थल में किस भाग को माँ मरुस्थल कहा जाता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर के रेतीले मरुस्थल को माँ मरुस्थल कहा जाता है। आगे किसे स्थानीय भाषा में दोरे कहा जाता है। दोरे कहा जाता है आपके बालू का स्तूप को। आगे आता है थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया। थार के मरुस्थल को 5 भागों में बांटा गया। 5 भाग कौन कौन से ये देख लो आप। मरुभूमि, गगर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय और नागौर की उच्च भूमि और अंत प्रभावी क्षेत्र। आगे आता है राजस्थान में अरावली का विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा। जैसे इस प्रकार आपके राजस्थान का नक्शा है तो दक्षिण पश्चिमी यहाँ से शुरू होती है अरावली और उत्तर पूर्वी इस प्रकार बढ़ती हैं। बढ़ती तो यहाँ इस प्रकार है और इस प्रकार कम होती जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है अरावली की दिशा। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है। 9% भाग अरावली का। अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये है आपके गुजरात के खेड़ा बर्मा से दिल्ली के रायसीना तक। जो राजभवन बना है राष्ट्रपति भवन वो रायसीना पहाड़ी पर ही बना हुआ है। आगे आता है आपके 11 नंबर। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर और राजस्थान में अरावली की लंबाई है 550 किलोमीटर। आगे आता है अरावली पर्वतमाला को विभाजित किया जा सकता है 2 भागों में। अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 और उसका परसेंट भाग पूछे तो 80% भाग राजस्थान में है अरावली का। आगे आता है राजस्थान के अरावली क्षेत्र में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करती है। अरावली पर कितना प्रतिशत भाग निवास करती है। यह हो जाएगा 10%। आगे आता है 15 नंबर। पूरी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग है। 23%। थार में राजस्थान की कुल जनसंख्या 40%। किस क्षेत्र को बीड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहते हैं। बीड़ भूमि या डांग क्षेत्र कहते हैं आपके कोटा से धौलपुर के आसपास के क्षेत्र को। छप्पन का मैदान कहाँ पाया जाता है। छप्पन का मैदान आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ जिले में माई और उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को छप्पन का मैदान कहते हैं। आगे आता है राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पठार भाग को किस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती के पठार को जाना जाता है। आगे आता है दक्षिण पूर्वी पठार भाग में राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का भाग फैला हुआ है ये 7%।
आगे आता है दक्षिण पूर्वी पठारी भाग राजस्थान की कुल जनसंख्या निवास करती है। यहाँ पर पठारी भाग पर 11% जनसंख्या निवास करती है। आगे है 22 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है? राजस्थान में 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियां उपलब्ध है। आगे क्वेश्चन, अरावली से पूर्व में जयपुर और उत्तरी पूर्वी जिलों में किस प्रकार की जलवायु है? जयपुर और उत्तरी पूर्वी में आपके उप आर्द्र जलवायु है। सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक किस प्रकार की जलवायु है? यह हो जाएगी आर्द्र जलवायु। आगे दक्षिण में बांसवाड़ा और दक्षिण पूर्व में झालावाड़ जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है अति आर्द्र। झालावाड़ में आपको पता ही है सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। आगे आता है 26 नंबर, राजस्थान की प्रमुख ऋतु है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून तक, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर, शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी तक। आगे आता है 27 नंबर, राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाएं कहलाती हैं, लू कहलाती हैं, जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलती हैं। आगे आता है किस मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? यह होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। आगे आता है दक्षिण राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? यह होती है अरब सागर के मानसून से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। राजस्थान में अधिक वर्षा होती है वो होती है बंगाल की खाड़ी से, और सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? ये होती है आपके अरब सागर के मानसून से। आगे आता है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र जिला है झालावाड़, 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है यहाँ पर। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे आता है 32 नंबर, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो वो ये हो जाएगा आपके माउंट आबू में, 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आगे है 33 नंबर, भारत में क्या है 33 नंबर, भारत में शीत ऋतु में कौन सी वर्षा होती है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को हम क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। क्या कहते हैं? मावट। आगे आता है आपके 34 नंबर, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मावट किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मावट आपके लिए गेहूं के लिए उपयुक्त है। राजस्थान में जल विभाजक अरावली है। आगे आता है अरावली क्षेत्रों के मध्य उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रभावित करती है। यह हो जाएगी जल विभाजक रेखा। आगे आता है राजस्थान में अपवा तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? यह 3 भागों में, बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र, अरब सागर का अपवा तंत्र और आंतरिक अपवा तंत्र। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके, राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि नदियां किस नदी में मिलती हैं? राजस्थान की बनास, काली सिंध, पार्वती आदि किस नदी में मिलती है? यह मिलती है आपके यमुना नदी में। आगे क्वेश्चन, यमुना नदी में मिलकर अपना जल बंगाल की खाड़ी तक पहुंचाती है, वो है गंगा। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां लूनी, माई। अरब सागर में जल ले जाने वाली नदियां हैं आपके लूनी, माई, साबरमती, पश्चिम बनास, उनकी सहायक नदियां। ऐसी नदियां जो समुद्र में पहुंचकर जल भाग में ही विलुप्त हो जाती हैं, चलती चलती विलुप्त हो जाती हैं, वो कहलाती हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां। आगे राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की प्रमुख नदियां हैं घग्गर नदी, बाणगंगा, कांतली, साबी और रूपारेल नदी, मेड नदी। आगे हैं आपके क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। और आगे है क्वेश्चन, राजस्थान की बारहमासी सबसे लंबी नदी, बारहमासी सबसे लंबी नदी है आपके चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? ये करती है चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ स्थान से। आगे है 12 नंबर, राजस्थान में चंबल नदी का बहाव क्षेत्र, ये है भैंसरोडगढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। राजस्थान का उद्योग नगर, राजस्थान का उद्योग नगर कोटा को कहते हैं। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। कोटा किस नदी के किनारे है? कोटा चंबल के नदी किनारे है। आगे आता है आपके क्वेश्चन, बनास नदी का उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियां। बनास का उद्गम राजसमंद जिले की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। बनास नदी का बहाव क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन, बनास नदी चंबल में किस स्थान पर मिलती है? ये मिलती है आपके सवाई माधोपुर में, रामेश्वर के निकट। बनास नदी कैसी नदी है? मौसमी नदी है।
आगे आता है आपके क्वेश्चन, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास। बनास नदी की लंबाई 480 किलोमीटर। क्या है? 480 किलोमीटर। आगे बनास नदी के तट पर स्थित नगर। बनास नदी के तट पर स्थित है टोंक और सवाई माधोपुर। बनास की प्रमुख सहायक नदियां मेनाल, कोटारी, बेड़च और खारी। मेनाल, कोटारी, बेड़च और खारी। आगे आता है लूनी नदी का उद्गम। लूनी का होता है आपके उद्गम अजमेर से। लूनी नदी का उद्गम अजमेर के किस स्थान से होता है? गोविंदगढ़ से। आगे आए हैं आपके क्वेश्चन, लूनी नदी का उद्गम किन दो धाराओं के मिलने से होता है? ये होता है आपके सरस्वती और साबरमती नामक दो धाराओं के मिलने से होती है, सरस्वती और साबरमती। आगे लूनी नदी का बह क्षेत्र है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, सॉरी जालौर से होते हुए कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। आगे आता है लूनी नदी का पानी कहाँ के बाद खारा हो जाता है? ये हो जाता है बाड़मेर जिले के बालोतरा झील से। आगे लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जोजरी, पांडी, मीटड़ी, खारी, जवाई, सुकड़ी, सागी, गुइया। ये सारी नदियां लूनी की सहायक नदियां हैं। आगे हैं 23 नंबर, माई नदी का उद्गम होता है आपके मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से। माई नदी राजस्थान के किन दो जिलों में बहती है? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ से। माई नदी की प्रमुख सहायक नदियां सोम जाकम। सोम जाकम दो माई नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। माई नदी अपना जल कहाँ ले जाती है? ये ले जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ ले जाती है? खंबात की खाड़ी में। बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बेराट की पहाड़ियों से होता है। कौन सी नदी पानी भरपूर में घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में नम भूमि बनाती है? ये है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। आगे आता है आपके क्वेश्चन, किस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं? ये कहते हैं आपको बाणगंगा को। घग्गर नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश की शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम स्थल है। चंबल नदी पर बना कोटा जिला में बांध कौन सा है? जवाहर सागर और कोटा बैराज। माई बजा सागर बांध है आपके बांसवाड़ा में। घग्गर नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी है। घग्गर नदी राजस्थान के किन जिलों में बहती है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर बहती है? हनुमानगढ़ के अंदर। आगे आता है आपके घग्गर नदी कहाँ भूमिगत हो जाती है? भूमिगत हो जाती है श्री गंगानगर के अंदर। घग्गर नदी किस प्राचीन नदी की सहायक नदी मानी जाती है? सरस्वती नदी की, जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। आगे आता है 45 नंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत की मंदिर कहा? आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल ने कहा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को कहा है। आगे है चंबल परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना? चंबल परियोजना किन दो राज्यों में संयुक्त परियोजना है? यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पर कुल कितने बांध बनाए गए हैं? 4 बांध बनाए गए हैं। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध कौन सा है? यह है गांधी सागर। चंबल नदी पर बना मध्य प्रदेश में स्थित बांध है गांधी सागर। आगे हैं आपके क्वेश्चन, चंबल नदी पर बना चित्तौड़गढ़ में कौन सा बांध है? चित्तौड़गढ़ के अंदर राणा प्रताप सागर बांध है। चंबल नदी परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल विद्युत एवं सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। माई बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? यह राजस्थान और गुजरात की। माई बजाज सागर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पेयजल, जल विद्युत और सिंचाई। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, बिशलपुर परियोजना का संबंध टोंक जिले से है। आगे यह भी इंपॉर्टेंट है, बिशलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक जिले के टोडा राय सिंह नगर के पास बिशलपुर गांव में। बिशलपुर बांध से निम्न में से किन जिलों को पेयजल की आपूर्ति होती है? पेयजल को आपूर्ति होती है बिशलपुर बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक को। सरदार सरोवर परियोजना किन राज्यों से संयुक्त परियोजना? ये है आपके गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? यह है गुजरात में नर्मदा नदी पर। आगे आता है सरदार सरोवर बांध से राजस्थान के किन जिलों को फायदा होता है? यह होता है बाड़मेर, जालौर जिले में सिंचाई और पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जमुई बांध कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट है, पाली के अंदर है। आगे आता है क्वेश्चन आपके, सोम, कमला और अंबा परियोजना का संबंध किस जिले से? डूंगरपुर से। इंपॉर्टेंट है, सोम, कमला, अंबा डूंगरपुर जिले में। मानसी वाकल परियोजना का संबंध ये भी इंपॉर्टेंट है, उदयपुर के अंदर। जाकम परियोजना का संबंध किससे है? जाकम परियोजना का संबंध है आपके जाकम नदी पर बना जाकम बांध प्रतापगढ़ में। आगे है प्रतापगढ़ परंपरागत जल स्रोत हैं कुएं, बावड़ियां, जोत, टांके, खड़ीन। गोवर्धन सागर और रस सागर झील स्थित हैं, ये हैं आपके उदयपुर में। जना सागर झील है आपके उदयपुर में। जना सागर झील है उदयपुर के अंदर। आगे आता है आपके क्वेश्चन, गोमती नदी पर
बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण किया गया है? यह हो जाएगा जयसमंद झील। आगे जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है जयसमंद झील। कौन सी झील? जयसमंद झील। आगे आता है जोधपुर की प्रमुख झीलें, बालसमंद, कायलाना और उमेश सागर। जैसलमेर में स्थित झील का नाम क्या है? गढ़सीसर। इंपॉर्टेंट है। गैप सागर झील आपके डूंगरपुर जिले में, कोलाई झील है बीकानेर में। आगे आता है सिलिसेट आपके हैं अलवर में। सिलिसेट कहाँ पर है? अलवर में। वर्तमान में जल संरक्षण की कौन सी विधि प्रचलित है? यह है रूपटॉप जल संचय और वाटर हार्वेस्टिंग। आपके अध्याय नंबर 8 आ गए हैं आजीविका के मुख्य स्रोत। रबी की फसल की बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में। रबी की फसल की कटाई होती है मार्च अप्रैल में। प्रमुख रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, सरसों। गेहूं, जौ, चना, सरसों। आगे आता है खरीफ की फसल की बुआई होती है आपके जुलाई अगस्त में। और खरीफ फसल की कौन कौन सी है खरीफ की फसलें? तो जवार, बाजरा, मूंग नहीं है, यह मूंग है, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल। जायद की फसलें कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल और जून जुलाई तक। प्रमुख जायद की फसलें खरबूज, तरबूज, ककड़ी। क्या? तरबूज, खरबूज और ककड़ी। आगे आता है आपके क्वेश्चन 8। राजस्थान में उत्पादित होने वाले देश में सर्वाधिक अनाज है बाजरा, सरसों और गंवार। राजस्थान जौ चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? जौ चना में रखता है आपके उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? यह पाया जाता है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है, यह की जाती है मक्का की दक्षिणी राजस्थान में। आगे आता है आपके क्वेश्चन। आगे हैं आपके क्वेश्चन। राज्य में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? गंगानगर के अंदर होता है गेहूं। पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है? 17.5 लाख हेक्टेयर। आगे क्वेश्चन। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होती है? ये होती है आपके 35%। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नंबर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? कुएं और ट्यूबवेल से। आगे आता है राजस्थान में नहरों का कितना प्रतिशत सिंचाई होता है? 33%। 33 से 66%। आगे आता है राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन माध्यम से होती है? तालाब से। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान दूसरा। भारत के कुल पशुधन का राजस्थान में पाया जाता है 11.27%। आगे आता है 20वां नंबर क्वेश्चन। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में कुल किन पशुओं में सर्वाधिक कमी आई है? 20वीं पशु गणना 2019 के अंदर हुई थी। पशुओं की कमी आई आपके ऊंट और गधा की संख्या में कमी आई थी। आगे 21 नंबर। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में वृद्धि हुई है? गाय और भैंस में। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके 67 प्रकार के। आगे राजस्थान में पाए जाने वाला सर्वाधिक खनिज है रॉक फॉस्फेट। क्या है? रॉक फॉस्फेट। कौन से खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है? सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर। आगे आता है अध्याय 9 के अंदर हम पढ़ते हैं राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान की कुल साक्षरता 66.11%। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79.19%, 79.19%। आगे आता है राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12%, 52.12%। आगे आता है आपके राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किया जाता है? उप स्वास्थ्य केंद्र 1000 की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। आगे आता है आपके 5वां नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में की जाती है? 30,000। राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थान पर कौन से केंद्र स्थापित होते हैं? ये होते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। आगे राजस्थान में 33 जिलों में कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? 30 जिलों में। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते कहाँ खुलवाए जाते हैं? डाक विभाग में। राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह है 1 अक्टूबर 1964 के अंदर। 1 अक्टूबर 1964 के अंदर। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर के अंदर है। राजस्थान में सड़कों की न्यूनतम लंबाई है धौलपुर के अंदर। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH15। NH15 का नया नाम है अब NH 68, 11 और 62। क्या है?
NH 68 1162। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? NH 71B। NH 71B का नया नाम है NH 919। राजस्थान में रेलवे में कितने जोन हैं? 2 हैं, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिमी मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? मंडल हैं आपके 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है, रेलवे मॉडल कक्ष है आपके उदयपुर के अंदर। आगे आता है 19 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच 1874 के अंदर। आगे लोक संस्कृति एवं कला से संबंधित प्रश्न। पूरी राजस्थान भाषा की प्रतिनिधि बोली है कितनी है? 4 प्रकार की पूरी राजस्थान में। ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अयरवाटी। हाड़ौती, ढूंढाड़ी, मेवाती, अयरवाटी पूरी राजस्थान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान की बोलियां हैं 4, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावटी। राजस्थान में गणगौर का त्योहार मनाया जाता है। गणगौर मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया। आगे गण और गौर शब्द किसका सूचक है? गण तो है आपके शिव का और गौर है पार्वती से। सावन के महीने में मनाए जाने वाला प्रमुख त्योहार तीज का त्योहार। कौन सा त्योहार? तीज का त्योहार। आगे भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? यह है कजली तीज, सातुड़ी तीज के नाम से। आगे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। होली के 8वें दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? शीतला अष्टमी। आगे जयपुर में शीतला माता का मंदिर है शील की डोंगरी पर। उदयपुर में शीतला माता का मंदिर कौन सा है? वल्लभ नगर कस्बे में। पुष्कर मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा में। केला माता का मंदिर है आपके, केला माता का मंदिर है केला माता का मंदिर आपके करौली के अंदर हो जाएगा। आगे आता है 12 नंबर क्वेश्चन। केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को क्या कहा जाता है? सवाई माधोपुर के अंदर मेले को लक्की मेला कहते हैं। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक। आगे महावीर जी का मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग है लाल। दशहरा मेला का प्रसिद्ध है, यह हो जाएगा कोटा का। आगे है 17 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 के अंदर हरियाली अमावस्या का मेला बढ़ता है। यह बढ़ता है हरियाली अमावस्या के दिन ही। आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। और यह इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा साहब का उत्सव कहाँ लगता है? यह लगता है आपके रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर जिले में माई जाकम और सोम नदी के संगम पर। आगे आता है आपके बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी है? यह हो जाएगा बीकानेर में करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। आगे बाबा रामदेव का मेला आयोजित होता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। आगे गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स है आपके डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। आगे गलियाकोट उर्स किसकी मंजार पर होता है? यह होता है फखरुद्दीन मौला की मंजार पर। आगे किस मंजार को मंजार फकरी कहा जाता है? यह कहा जाता है फखरुद्दीन मौला की मंजार को। दाऊदी बोरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट। इंपोर्टेंट है दाऊदी बोरा समाज गलियाकोट। आगे राजस्थान के कौन से लोक देवता पंच पीरों में शामिल हैं? रामदेव जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और गोगा जी। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। 4 लोक देवता दे दिए जाते हैं और एक अलग दे दिया जाता है। 3 दे दिए जाते हैं लोक देवता, एक अलग दे दिया जाता है। तेजोजी दे दिया जाता है जो तेजोजी लोक देवता नहीं है। आगे गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगामेड़ी स्थित है जो हनुमानगढ़ के अंदर, वहां पर मनाई जाती है। आगे आता है तेजाजी मेले का आयोजन परबसर नागौर में। ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी का मुख्य स्थान पाबू मंड। आगे है क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म मेड़ते राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। मीराबाई का विवाह सिसोदिया वंश में भोजराज से हुआ था। आगे दादू दयाल ने अकबर से भेंट की 1585 फतेहपुर सीकरी में। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी का जन्म 1508 में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी पीपरसर नागौर में। जसनाती जी का जन्म
सॉरी, जसनाथ जी का जन्म कतरेसर बीकानेर के अंदर। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए? गोरखनाथ जी से। आगे राजस्थान के लोक देवता जो स्वयं अशिक्षित होते हुए भी लोगों को शिक्षा की अलग जगह, वो है सरदारनाथ जी। आगे आता है आपके 43 नंबर। सरदारनाथ जी का संबंध शेखावटी से है। सरदारनाथ जी ने देह त्याग कहाँ किया था? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। किस संत का आदर्श वाक्य है? स्वच्छता में ही ईश्वर का निवास है। ये है सरदारनाथ जी का। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र बसी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? ये बने जाते हैं बसी चित्तौड़गढ़ के अंदर। लकड़ी के खिलौने कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान, यह है उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। लकड़ी का फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है शेखावटी और बीकानेर। आगे टेराकोटा है प्रसिद्ध स्थान मोलीला नाथद्वारा। आगे टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है अलवर और बाड़मेर में। आगे हैं लाह के लिए आभूषण कहाँ प्रसिद्ध है? लाह के लिए जयपुर और जोधपुर। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ये हो गई आपके सारे टॉपिक। आरबीसी की 6 क्लास की बुक थी, उसके सारे क्वेश्चन हो गए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना।